आज के कार्यक्रम के आयोजक लोक कला निकेतन सोशल वेलफेयर सोसाइटी सागर के डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी को भी हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद है कि इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आज आयोजित किया। श्यामलाल संस्था के सभी पदाधिकारी और बाबूजी सम्माननीय उमाकांत मिश्र जी को भी सादर प्रणाम करता हूँ। कुशल मंच संचालक सम्माननीय सतीश साहू जी को भी सादर नमस्कार। ये कार्यक्रम आज जो आयोजित हो रहा है बहुत अच्छे टाइम पे जो कार्यक्रम रखा हुआ है। अब पितरपक्ष चल रहे हैं और ऐसे में हम अपनी पूर्वजों की स्मृति में पुरानी अपनी विरासत कला के संस्कृति के बारे में आज हम चर्चा और गायन होने जा रहा है। और हम क्या है कि हम सब संसार की चर्चा तो खूब करते रहते हैं, लेकिन अपनी विरासत, अपने वतन के बारे में, अपने पूर्वजों द्वारा जो विरासत हमें सौंपी गई है उसके बारे में चर्चा कम हो पा रही है। ये वास्तव में चिंता का विषय है। अतुल श्रीवास्तव जी का एक यह प्रयास जो है सादर वंदनीय है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे सुधीजनों का सुझाव और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहे। बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति और विरासत पर मेरे द्वारा एक संग्रहालय, निजी संग्रहालय स्थापित किया गया है। सतीश भाई साहब ने थोड़ा सा संक्षेप में बताया है। तो 35 वर्षों के एक प्रयास के फलस्वरूप 2012 में सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की जा सकी है। यह संग्रहालय पूरी तरह बुंदेलखंड की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं पर केंद्रित है। 2012 से इसकी निःशुल्क प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। अभी तक 125 निःशुल्क प्रदर्शनी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा चुकी है। 2 प्रदर्शनी नेपाल के काठमांडू और लुम्बिनी में भी आयोजित कर चुका हूँ। ये हमारे संग्रहालय की उपलब्धि है। और निःशुल्क एग्जीबिशन, सभी प्रदर्शनी जो है निःशुल्क आयोजित की गई है। अभी मैं साइकिल से चलता हूँ, बाबूजी से भी मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। तो इस तरह से ये संग्रहालय के बारे में संक्षिप्त परिचय आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शनी आयोजित निःशुल्क मेरे द्वारा की जा रही है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी जो समृद्ध बुंदेलखंड की जो समृद्ध परंपरा है, समृद्ध संस्कृति है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर लोग जाने, समझें और इससे प्रेरणा प्राप्त करें। अभी तक 150 विद्यार्थी हमारे संग्रहालय से शोधार्थी जो है रेफरेंस ले चुके हैं। और अभी 1 सितंबर को, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 1 सितंबर को पूना की एक कॉलेज के 4 विद्यार्थी संग्रहालय में आए जिनका शोध कार्य था बुंदेलखंड की लोक कला और संस्कृति पर। तो ये बड़ी हमें प्रसन्नता हुई कि पूना जैसे विकसित शहर में भी बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति तक वहाँ तक बात गई है और लोगों को ऐसी इच्छा जागृत हुई कि इस बुंदेलखंड की संस्कृति के बारे में भी हम कुछ शोध कार्य करें। तो वो 4 विद्यार्थी आए थे और उन्होंने पूरी उनको जानकारी सत्यम संग्रहालय से प्राप्त हुई, जिस पर उनका शोध कार्य चल रहा है। सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय में जो संकलन है, इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड के वाद्य यंत्र हैं। अभी हमारे पास 27 प्रकार के वाद्य यंत्र संग्रहित हैं। और एक दिन मैं चाहता हूँ कि सेवतन दादाजी और मैडम जी और दुबे जी भी आए तो हमें थोड़ा सा और मार्गदर्शन करें कि इनमें कौन से वाद्य यंत्र अभी और शेष रहे हैं, क्योंकि अभी वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसके अलावा भी कोई वाद्य यंत्र बुंदेलखंड में प्रचलित रहे होंगे, तो हम इसमें भी मार्गदर्शन आप प्रदान करें। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में हमारे पूर्वज राष्ट्र प्रेमी भी रहे हैं। ऐसे भी हमारे संग्रहालय में जो वस्तुएं कलेक्ट हुई हैं उनसे हमें ये समझ आता है, प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ एक गिलास है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है और एक ट्रे है जिसमें जय भारत लिखा हुआ है और गांधी जी का उसमें चित्र अंकित है। तो हमने वरिष्ठ जनों से पूछा तो उन्होंने बताया कि सन 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए एक आह्वान चला था, उस समय हमारे बुंदेलखंड के जो धातु शिल्पकार थे
उन्होंने इस तरह के बर्तन बना के आम लोगों तक पहुंचाए ताकि सभी लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित हो। तो ऐसे नए नए उसमें ऐसी वस्तुएं संग्रहित हुई हैं जिससे हमारी विरासत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में हमें समझ आता है कि हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। थोड़ी सी चर्चा बुंदेली भाषा के विषय में। वैसे तो हम अभी तक बोली जानते थे, लेकिन हमारे बड़े भैया राजेंद्र दुबे जी ने कहा कि नहीं, वो तो भाषा है और भाषा ही कहना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और बुंदेली भाषा के विषय में वर्तमान में पत्रिका, समाचार पत्र और आचरण में सुश्री शरद सिंह जी से वो हमें उनके लेख पढ़ने मिल जाते हैं। और एक सागर में हमें लगता है एकमात्र बहन जी है जो बुंदेली भाषा में इस तरह का लेखन समाचार पत्रों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई है और आप इसी तरह से लिखती रहें जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो है वो अपनी बुंदेली बोली या बुंदेली भाषा को समझ सके। मेरे लिए जन्म से लगभग 52-53 वर्ष तक जन्मभूमि ग्राम खैजराबाद पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी नौकरी भी वहीं पिपरिया पंप हाउस था गांव के पास में, तो वहीं हमारी पंप चालक के पद पर नौकरी भी लग गई। तो ऐसा 52-53 वर्ष तक हमें वहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जन्मभूमि में। तो वहाँ बड़े बुजुर्गों से भी ये बुंदेली बोली सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और बहुत सी चीज़ें हम उसको लिख भी लेते थे। तो कुछ हमने अपनी एक जीवंत विरासत पुस्तक कभी प्रकाशित हुई हमारी, तो उसमें हमने कुछ ऐसे जो समय किस तरह से वो व्यक्त करते थे वो हमने उसमें लिखा है कि हमारे बुंदेली भाषा में वो किस तरह से समय को व्यक्त करते थे। तो इसमें हमने लिखा है कि भंसरिया तरा ऊँग आव है। तो 4 से 4:30 बजे का समय होता था सुबह का, तो उसको हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भंसरिया तरा ऊँग आव है। जहाँ तो चलन लगे हैं ये भी 4 बजे के समय के लिए कहा जाता था। प्रभात फेरी निकलने लगी है, पहाड़ को टेम हो गो, मुर्गा बोलन लगो, चिड़ैया चुहचुहान लगी, मखा खोले को टेम, भंसारी की बात है। इस तरह से 4 से 5 बजे के समय को बुंदेली भाषा में हमारे बुजुर्ग व्यक्त करते थे। इसी तरह जो है सूर्योदय के बाद का समय किस तरह से हमारे बुजुर्ग कहा करते थे वो आप सुनिए। गोसली को टेम हो गो है, यानी 7:30 से 8 बजे का समय। ढोल ढेलवे को टेम हो गो है, 8:30 से 9 बजे का समय। घरका से गोखंड निकल गई, 9 से 9:30 बजे को समय। देलान में घमोरी आ गई, 8:30 से 9 बजे को समय। छायरी चौतरिया पे आ गई, 9 बजे से 10 बजे का समय। एक परेना दिन चढ़ आओ, 9:30 से 10 बजे का समय। और 2 परेना दिन चढ़ आओ, 11 बजे का समय। इसी प्रकार दोपहर के समय को किस तरह से व्यक्त करते थे। मूड पे दिन आ गो, यानी 12 बजे से 1 बजे का समय। पाँव तरह छायरी आ गई, 12:30 से 1 बजे का समय। दोरे तरह छायरी आ गई, टीका टीक दोपहरी की लपटें चल रही। चौतरिया ऊपर छायरी आ गई, चौतरिया पैसे छायरी उतर गई। इस तरह से दोपहर के समय को हमारे बुजुर्ग व्यक्त करते थे। सायंकालीन का समय, एक परेना दिन बचो है, गौ धूली बेला को टेम हो गो, गोखन लोटन लगी, चरेरू लोटन लगे, छायरी मंगरी से लोटन लगी। इस तरह से सायंकालीन समय व्यक्त किया करते थे। और रात्रिकालीन का समय, लोलैया लग गई, 7 बजे से 7:30 बजे का समय। दिन डूबिया तारा ऊँग आओ, 7:30 से 8 बजे का समय। लबक लोलैया लग गई, गोसली को टेम हो गो, हिन्नी ऊँग आई, एक परेना हिन्नी चढ़ गई, 11 बजे रात्रि का समय। हिन्नी मूड पे आ गई, 12 बजे से 1 बजे का समय। शाम रात को टेम 12:30 से 1 बजे का समय। इस तरह से समय को हमारे बुजुर्ग व्यक्त किया करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अग्निहोत्री जी। मुझे ध्यान है जैसे कि समय का चक्र बुंदेली में कैसे बुंदेलखंड में लगाया जाता था। मेरी दादी मौसमों का भी अनुमान लगाती थी जो हमेशा सत्य होता था। वो ठंड से गर्मी या गर्मी से बारिश होते वो घी धुलती थी जो, तो
घी को थोड़ा सा दीवार पे डाल के और उससे बता देती थी कि हाँ अब ठंड लगने वाली है, या एक हफ्ता रह गया है, या कुछ दिन रह गए हैं। तो ये बड़ा अद्भुत है और एकदम सत्य होता था। और अग्निहोत्री जी ने अपने इस वक्तव्य में पितृपक्ष से इस कार्यक्रम को जैसे जोड़ा है, बड़े ही कौशल के साथ जोड़ा है। सत्य है कि पितरों की कला संस्कृति और लोक कलाओं की धरोहरों को यदि हम इस कार्यक्रम से आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कोई हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी। और अब आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन वक्तव्य हम लोगों को दें। जानी मानी साहित्यकार हैं, समीक्षक हैं, उपन्यासकार हैं, बुंदेली साहित्य में एक परिपक्व इनका दखल है। तो मैं ससम्मान उनको आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्व हमेशा अच्छे लगते हैं और मन में उत्साह भी बढ़ते हैं। बेशक पितृपक्ष चल रहा है और ये पक्ष भी उत्साह का पर्व होता है, उत्साह का पक्ष होता है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। और ये जो पर्व है, लोक पर्व, यह भी सीधे सीधे हमारे पूर्वजों से संबंधित है। तो जो ये पर्व यहाँ मना रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल के सहयोग से लोक कला निकेतन सोशल वेलफेयर सोसाइटी और इसके जो आयोजक हैं लोक कला निकेतन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के साथ, वो हैं श्यामलम संस्था। सभी जानते हैं, अगर ये कहा जाए कि श्यामलम संस्था के बिना कोई आयोजन नहीं हो सकता तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से आधार है, बुनियाद है कार्यक्रमों की, जिसको छोड़कर और कल्पना भी नहीं की जा सकती किसी आयोजन की। तो बड़े भाई परमादरणीय उमाकांत मिश्र जी को मैं नमन करती हूँ। प्रिय रचना तिवारी जी का स्मरण कर रही हूँ। वो बहुत ही योग्य और उत्साही संस्कृति कर्मी हैं। भाई अतुल श्रीवास्तव जी जो रंगमंच से तो जुड़े हैं, साथ में अन्य कलाओं से भी जुड़े हुए हैं। और एक मैं निवेदन करूंगी आखिरी में, अपने उद्बोधन के अंत में अतुल भाई से मुझे निवेदन भी करना है। और आशीष खटीक जी जो इस आयोजन में सहयोगी हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा उन्होंने विचार किया इस आयोजन के बारे में, पर्व के बारे में। मंचा सिंह परम आदरणीय जो बुंदेली संग्रहालय के संस्थापक हैं और इस समय विशिष्ट अतिथि के पद पर हैं, दामोदर अग्निहोत्री जी। उनका योगदान संस्कृति के क्षेत्र में, विशेषकर बुंदेली संस्कृति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब अपनी संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन उसको संरक्षित करने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं और सोच भी लेते हैं तो क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई दामोदर अग्निहोत्री जी ने उसको क्रियान्वित भी किया है, संग्रहालय, निजी संग्रहालय बनाया, बहुत बड़ा काम है ये। तो मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और सागर के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी राजेंद्र दुबे जी, जो कलाकार के नाम से हम सभी उनको जानते हैं, बहुत ही विशिष्ट रंगकर्मी हैं, मैं उनको भी नमन करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज यहाँ जो लोक कला का प्रदर्शन होने वाला है, जो मुझे जानकारी है उसके आधार पे कि यहाँ संगीत की प्रस्तुति की जाएगी और परम आदरणीय शिवरत्न यादव जी भी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। उसके अतिरिक्त कपिल चौरसिया जी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो ये जो लोक संगीत है, ये लोक से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही शब्द ही है लोक और संगीत। वो संगीत जो लोक से जुड़ा हुआ है, लोक से उपजा है, लोक से एक के बाद दूसरे के पास हस्तांतरित हो रहा है। और इसलिए ये ज्ञान परंपरा का बुनियादी संवाहक है, मैं ऐसा मानती हूँ।
क्योंकि लोकगीतों में भी बहुत सारा ज्ञान रहता है, प्रकृति का ज्ञान, पारिवारिक संबंधों का ज्ञान, यहाँ तक है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका भी ज्ञान उसमें मिल जाता है लोकगीतों में। और बाकी जो संस्कार गीत हैं वो तो पूरे जीवन से, मतलब जब जन्म होता है उससे और मृत्यु तक के सारी जो ज्ञान है उसमें मौजूद रहता है। पीढ़ियाँ, जब नई पीढ़ी आती है पुरानी पीढ़ी के कई संस्कार भूलने लगते हैं, विस्मृत होने लगता है। उस समय यही जो लोकगीत हैं उनको स्मरण कराते हैं कि किस तरह से परंपराएं हमारे बीच में चल रही थी और क्या क्या व्यवहार थे, किस तरह का अनुष्ठान किया जाता था या किस तरह से त्योहार मनाए जाते थे। और ये जो लोक कला या लोक संगीत है ये जातीय स्मृतियां भी लेकर चलती हैं। परंपरा के साथ जातीय स्मृतियां रहती हैं, इनमें लोकाचार रहता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता जाता है। और सबसे अच्छी बात है लोक कला की कि इसका कोई एक फिक्स पैमाना नहीं होता कि आप उसमें 19-20 नहीं कर सकते। जैसे शास्त्रीय विधा कोई भी हो उसमें आप एक भी स्वर इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर की उत्फुल्लता, आत्मिक उल्लास का विषय होता है। कोई भी जो लोक पर्व होता है या लोक विधा होती है तो इसमें पूरी छूट रहती है कि जो व्यक्ति उसे प्रस्तुत कर रहा है उसमें वो थोड़ी छूट ले सकता है, अपने तरफ से उसमें रस का संचयन कर सकता है, प्रस्तुति में अपना एक मौलिकता उसमें शामिल कर सकता है। और इसीलिए लोक कलाएं जीवित हैं, क्योंकि जब किसी कला में लचीलापन होता है तो वो स्वतः जीवित रहती है बिना किसी प्रयास के। लोक पर्व जब हम मनाते हैं, जैसे आज यहाँ मनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम ज्ञान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं। आज हम बात सुनते हैं, नई शिक्षा नीति की बात सुनते हैं जो सरकार ने लागू की है, 2020 से चल रही है, 5 साल हो चुके हैं। ज्ञान परंपरा की बात आती है, ये शब्द बहुत प्रचलन में आ गया है, लेकिन ये ज्ञान परंपरा तो हमारे पास हमेशा से थी। सिर्फ ये था कि हमारा ध्यान नहीं जाता था, हम आधुनिकता की ओर इस तरह से दौड़ते जा रहे थे कि वहाँ कहीं हम अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे थे और वही ज्ञान हमारा घटता जा रहा था। हम पाश्चात्य ज्ञान से ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे और भारतीय संस्कृति के जो ज्ञान है उससे कहीं दूर हट रहे थे। इसी बात को सरकार ने समझा, अपने तरफ से उसको प्रस्तुत कर दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषित किया जाना चाहिए, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जबकि ये दायित्व हमारे कलाकार, हमारे रंगकर्मी, लोक कला की हर विधा से, वो चाहे एक साथिया बनाने वाली स्त्री ही क्यों ना हो, घरेलू स्त्री, दीवार पर जो अंकन करते हैं, चित्रों का रेखांकन करते हैं, धार्मिक रेखांकन, वो स्त्री भी क्यों ना हो, वो भी जातीय परंपरा को या ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही है। वो बिल्कुल साइलेंट हो गए, बिल्कुल शांत भाव से, वो ये नहीं सोचे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितना बड़ा योगदान दे रही हूँ, लेकिन उसका योगदान बहुत बड़ा है क्योंकि वो उसको आगे बढ़ा रही है। एक अगर कोई गायक हमारे दरवाजे पे गाते हुए आता है, हम उसका स्वर सुनते हैं, हमें लगता है कितना अच्छा लोकगीत गा रहा है, कबीरा गा रहा है या कोई और लोकगीत गा रहा है, सिर्फ वो मांगने आता है। लेकिन इस तरह से वो भले वो अपने पेट भरने के हिसाब से गा रहा है, लेकिन उस गीत को, उस परंपरा को वो कहीं ना कहीं बचा रहा है जाने अनजाने। तो ये सब लोग अपनी लोक परंपराओं को, लोक भाषा को बचा रहे हैं। और इसी तरह से हमारे दामोदर अग्निहोत्री जी भी जो हमारी बुंदेलखंड की परंपराएं हैं उसके साक्ष्यों को बचा रहे हैं, उसके जो साक्ष्य है उनको संरक्षित कर रहे हैं कि किस तरह के पुराने लोटे थे, किस तरह की थालियाँ थी, या उन पर कैसा अंकन होता था या किस तरह से पत्र लिखे जाते थे। बहुत सारा बहुत अच्छा संचयन है। मैं एक बार जा चुकी हूँ और बार बार मैं जाना चाहूँगी निश्चित रूप से। बहुत अच्छा संचयन है और
इस तरह का कार्य अपने स्तर पर सभी लोगों को करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर हमारे घर में कुछ ऐसा पुरातन है जो हमें लगता है कि हम इसको बेच दें, बेचने से बेहतर है 4 पैसे मिलेंगे, कुछ रुपए मिलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर वही संग्रहालय में संग्रहित हो जाएगा तो उससे हमारी जो परंपराएं हैं वो संरक्षित हो जाएंगी, हमारा जो अतीत है वो संरक्षित हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक बुंदेली का प्रश्न है, तो बुंदेली निश्चित रूप से अभी फिलहाल बोली की ही स्थिति में है, लेकिन हम लोक भाषा कहेंगे इसको, और कहना भी चाहिए क्योंकि ये लोक भाषा है। ठीक है, अभी वो अनुसूची में उसको भाषा के रूप में नहीं जोड़ा गया है, लेकिन हम इसको लोक भाषा के रूप में, सम्मानित रूप में आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन वह आएगा जब बुंदेली को भी भाषा का दर्जा मिलेगा। और इस दिशा में प्रयास हम सबको करना है। मेरा जो कॉलम की अभी चर्चा की, सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है उसको लिखने का भी कि जो आम जन है वो बुंदेली पढ़ने का अभ्यास रखे। बोलने का तो सबको अभ्यास रहता है, लेकिन पढ़ने का अभ्यास जरा कम हो रहता है, क्योंकि बुंदेली में लिखा हुआ मैटर भी बहुत कम मिलता है। तो छोटे छोटे मैटर और छोटे छोटे डायलॉग्स के रूप में मिल जाए तो अच्छा लगता है। लोग चंद लाइनें भी पढ़ें तो एक अभ्यास होता है, अच्छा मतलब उससे पहचान भी बनती है बुंदेली की। तो इस तरह के छोटे प्रयास किए जा सकते हैं। और जो संगीत है वो तो सबसे सशक्त माध्यम है लोक कला का, क्योंकि संगीत सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मन मस्तिष्क को। हम जाने अनजाने में गुनगुनाने लगते हैं। तो संगीत जब किसी परंपरा को बचाने के लिए आगे आता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। और आज का आयोजन निश्चित रूप से सफल होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और समझ रही हूँ। और अब बिल्कुल मैं शुभकामनाएं अग्रिम देती हूँ इस सफल कार्यक्रम के लिए। अब अंत में मैं अधिक नहीं बोलूँगी, अभी माननीय अध्यक्ष जी का भी आपको उद्बोधन सुनना है। मैं अंत में वो उस बात पे आती हूँ जो अतुल भाई से मुझको निवेदन करना था। हुआ ये, पिछले साल मैं गई थी नवरात्रि में ज्वाला देवी, और वहाँ कुछ ग्रामीण महिलाएं आई हुई थी और वो नृत्य कर रही थी। मुझसे भी रहा नहीं गया, वो कुछ ऐसा होता ही है, माहौल बन जाता है। और जब कोई इस तरह से लोक नृत्य होता है तो अपने आप इंसान थिरकने लगता है। मैंने भी उल्टा सीधा जैसा तैसा नृत्य किया, लेकिन वहाँ से लौटते समय मुझे इतना जोश था कि मैंने अतुल भाई को फ़ोन लगाया। मैंने कहा ये बताइए कि कोई वर्कशॉप ऐसी हो रही है क्या, और दूसरी बात ये कि इस उम्र में मैं क्या सीख सकती हूँ, ये दोनों बात बता दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सीख सकती हैं, और जब वर्कशॉप होगी तो जरूर बताएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि जल्दी से एक वर्कशॉप करवा दीजिए ताकि हम जैसे लोग सीख सकें। क्योंकि जितना इसका मतलब लोगों के मन में है। अच्छा, अभी एक क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं गई, जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने घूमर पे डांस किया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे निवेदन किया। जब मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैंने पहली बात यही कही कि घूमर का बुंदेली संस्करण बनाइए, उसको प्रस्तुत कीजिए। राजस्थानी बहुत नाच लिया आपने, अब बुंदेली कुछ नौरता या कुछ, अभी नौरता का जिक्र भी किया अतुल भाई ने, तो ये काम ये कर सकते हैं कि इस तरह का कोई वर्कशॉप रहे जिससे जो बुंदेली संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले। घूमर एक अच्छा नृत्य है, सम्माननीय नृत्य है, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन बुंदेली को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। तो जो मैंने उनसे यही कहा क्षत्रिय बहनों से कि भाई ठीक है, जो हम नाच रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बुंदेलखंड में पैदा हुए, बुंदेलखंड में रह रहे हैं, उसके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। तो बस यही मेरा एक छोटा सा निवेदन था अतुल भाई से, और यहाँ उपस्थित सभी जो लोक कला से जुड़े लोग हैं उनसे, कि इस तरह का प्रयास कीजिए कि जो इच्छुक हैं वो लोक परंपराओं से, लोक कलाओं से जुड़ सकें सहजता से, झिझक छोड़कर। और मैं पुनः सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे विचार सुने। मैं इनके आयोजकों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी। बुंदेली के प्रति उनकी ये भावनाएं, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली भाषा के प्रति उनकी ये भावनाएं निश्चित रूप से प्रेरणादायी हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि बुंदेली को भाषा बनाने की दिशा में हम सबको ही प्रयास करना होंगे, तो निश्चित रूप से हम सब अपने अपने स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं।
और इसके बाद हम अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ रंगकर्मी श्री राजेंद्र दुबे कलाकार जी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन बुंदेली लोक संस्कृति के लिए समर्पित किया। आज भी पूरे उत्साह के साथ इस कार्य में संलग्न है। अनेक फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है और इनका पूरा परिवार भी कलाकर्म में संलग्न रहा है। पुत्री कथक के अलावा बुंदेली नृत्य में भी पारंगत है और उनकी प्रस्तुतियाँ आपको जब तक देखने को मिलती होंगी। हम उनका बारंबार स्वागत करते हैं और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सभी प्रिय मित्र। हम लोगों ने अभी एक फिल्म में साथ में ही काम किया, इसलिए इन्होंने फिल्म का जिक्र कर दिया। तुलसी भी थी उसमें, अच्छी फिल्म थी, बड़ी। सम्मानीय शरद सिंह जी, अब मैं कहूँ बहुत बड़ी लेखिका हो रही, ये तो कोई बात नहीं होती, पूरे भारत को मालूम है, मुझे क्या दोहराने की जरूरत है। दामोदर अग्निहोत्री जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ तक भाषा और बोली, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा अपने गुरुजनों का। आदरणीय हमारे दादा शिवरतन यादव जी बैठे हैं, जिन्होंने बुंदेली को जीवन दिया। हमारे प्रेम स्वरूप तिवारी जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरे भारत की लोक कलाओं को जिया है, उसके अंदर तक जाके। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में कार्यक्रम अधिकारी थे, रिटायर हो गए हैं, लेकिन आज भी उसी प्रकार से हमारे दाऊ पूरन सिंह जी राजपूत, जो बुंदेली के बहुत अच्छे वो डूबते हुए छंदों को लेके आ रहे हैं, जो लगभग डूबते हुए हैं, उनके लिए भी मैं सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे रविंद्र दुबे कक्का जी, जिनके साथ मैं नाटक करता हूँ, और एक दिन मैंने पूछा उससे कि ये कैसे होता है, तो बोले अरे क्यों, बोले तुम भी मेरे जैसे हो। हमने आपके जैसे कैसे, बोले अभी सीख ही रहे हो। हमने भी बिल्कुल सीख रहा हूँ। बोले अरे हम दोनों तो एक ही जैसे हैं, आज भी सीख रहे हैं। मैंने उनके साथ भी नाटक किए और सीखा, उनसे भी सीखा बहुत कुछ। ये सब हमारे वरिष्ठ जन सामने बैठे हुए हैं, सभी को। और एक बहुत बड़ी बात, डॉक्टर सागर साहब बैठे हुए हैं। आज से 50 साल पहले दादा विश्व जी ने एक लेख लिखा था, बुंदेलखंड के लोकगीतों के प्रकार, 4 प्रकार बताए थे। और उसी के साथ में अगले हफ्ते डॉक्टर सागर साहब ने सागर की प्रमुख संस्थाओं के बारे में पूरा लेख लिखा था, जिसमें 32 संस्थाओं का जिक्र था। सामने बैठे हुए हैं, उस समय जो लुप्त हो चुकी थी, खत्म हो रही थी, खैर तो बाद में पता चला कि जाने वाली हैं, और जो चल रही थी उनमें से आज भी कुछ हैं। मैं सभी विभूतियों को प्रणाम करते हुए कुछ डॉक्टर, अरे हमारे उमाकांत भैया बैठे हुए हैं, उमाकांत भैया जी के बारे में एक सेकंड, लोक कलाओं से ही संबंध है, मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ। ये जहाँ भी रहे हैं, सीओ रहे ज़्यादा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तो जहाँ जहाँ रहे हैं उन्होंने गणेश उत्सव में कार्यक्रम करवाया, और मुझे तो हमेशा आदेश दिया, इधर आओ, नाटक करना है, कठपुतली करना है, लोकगीत गाना है, डांस करना, कुछ भी। और जो कुछ भी कहते थे बड़े भैया है, तो करना पड़ता था, कभी कभी मन से, कभी बगैर मन के। लेकिन उन्होंने विगत 50 सालों से, वर्षों में, जहाँ जहाँ उन्होंने, खासकर हटा की बात करूँगा, तेंदुखेड़ा की बात करूँगा, वहाँ पर इन्होंने जो परंपराएं शुरू की, उनमें से कुछ परंपराएं आज भी जीवित हैं, इनके उधर न होने के बाद भी। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और थोड़ा उल्टा चलूँ, अध्यक्ष हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी से मतलब ये नहीं मेरा, आप लोग समझ गए होंगे, अध्यक्ष हूँ तो थोड़ी छूट ज़्यादा मिलना चाहिए। बुंदेलखंड से लगी हुई जो दूसरी भाषाएं हैं, छत्तीसगढ़ी, मालवी, ब्रज, और इधर तक चले जाएं हम लोग तो हम चले जाएंगे भोजपुर तक, बीच बीच के लेते हुए, हाँ बघेली वघेली सब लेते हुए
हम भोजपुर तक चले जाएं तो भोजपुरी भाषा की फिल्में आज बहुत चल रही हैं और बहुत बढ़ रही हैं। और क्यों? वो मैंने बहुत फिल्में देखी, उन पर शोध किया। सबसे पहले 1900, अब गलत हो सकता है, 46-47 में बनी थी पहली फिल्म भोजपुरी की, गंगा मैया तो है बेरी चढ़े गो। उसके बाद एक बहुत बड़े नाटककार थे भिखारी ठाकुर जी, वो अपना नाटक विदेशिया लेके जगह जगह घूम रहे थे और उस समय उनके टिकट 4-4 आने में ब्लैक होते थे, मतलब 1 पैसा का टिकट 4-4 आने में ब्लैक होता था। और एक जगह तो उन्होंने लगातार 7 महीने रोज शो किए और जब इतने शो हुए तो उन्होंने ये किया कि सोचा कि अब इसकी फिल्म ही बना दें, तो उन्होंने विदेशिया फिल्म बनाई सुजीत कुमार को लेकर। तो वो मैं फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ समय बीच का अलग रहा, बाद में भोजपुरी फिल्में बनी, सी क्लास फिल्में बनी, आज बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। लेकिन भोजपुरी भाषा की फिल्में क्यों बन रही होती हैं, विचलित क्यों हैं, इस पर मैं आना चाहता हूँ। इसलिए कि पहली फिल्म गंगा मैया तो पेड़ी चढ़े हो या विदेशिया से लेके आज तक जो नरहुआ वगैरह बना रहे हैं, इन लोगों की बदमाशी ये रही है जो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि बुंदेली का मानकीकरण तो हो नहीं सकता, ये तो तय है। इन्होंने जो भाषा ली है, नाम जरूर भोजपुरी है, विदेशिया भोजपुरी में, लेकिन नहीं, पूरी भाषा आप देखेंगे तो सब बनारस के आसपास की भाषा है। कचरी बजरी जो भी उन्होंने रखी, अपने यहाँ की लोक संगीत रखा, लोकगीत रखा, तो वो सब बनारस के आसपास का है। आज भी जो फिल्म बन रही है उसमें 80-90% जो भाषा होती है वो सब बनारस और बनारस के आसपास की होती है भोजपुरी फिल्में। तो एक किस्म से उन्होंने मानकीकरण कर लिया कि हम तो ये ही परोसेंगे और हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारी जो बुंदेली है, बुंदेली का मानकीकरण तो संभव नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। हम छतरपुर वालों को अपनी भाषा क्यों दें? छतरपुर वाले हमें क्यों देंगे? टीकमगढ़ वाले क्यों देंगे हमें? हम उनको अपनी क्यों देंगे? लेकिन जो बुंदेली की ये 8 बोलियां हैं जिनको मिला के एक भाषा बनती है, 8 बोलियों को हमारी सगर धरती शौर से ये सब मिला के, तो इनको लेके हम देखें तो हम सब भाषाओं, पूरी बुंदेली के कुछ शब्द लेके जो सबकी समझ में आते हैं उनको लेके फिल्म बनाएं, नाटक करें तो वो सफल होंगे। ये मैंने इसलिए कहा कि भोजपुर वालों ने ऐसा किया है, और नहीं मालूम और भी लोगों ने किया होगा, मैं भाषाओं का जानकार नहीं हूँ, लेकिन हम वो कर सकते हैं कि एक विशेष भाषा को लेके और पूरे बुंदेलखंड को लेके चले। अभी बुंदेलखंडी फिल्म 22 तारीख से शुरू हो रही है, उसमें मैं भी हूँ, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने छतरपुर भी रखा है, झांसी भी रखी है भाषा के लिए। और हमारे मिश्रा जी आए थे अभी एक कार्यक्रम में दतिया से, उनका भी एक गीत की बली उनसे बात कही है, दतिया की लेद। जैसे लेद तो हमारे यहाँ भी गाई जाती है, लेकिन दतिया की लेद तो वो भी शायद गाएंगे, जहाँ तक है पता नहीं, अभी ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, आगे चलता हूँ तो अगर बुंदेली की बात करें तो बुंदेली बहुत ही समृद्ध भाषा। महाराज वीर सिंह जो देव हरदौल के पिताजी, उन्होंने राजभाषा घोषित किया था उसे, महाराजा छत्रसाल ने उसे राजभाषा घोषित किया था, क्योंकि उस समय उर्दू का वर्चस्व था। दिल्ली में उर्दू बैठी हुई थी, जैसी आज अंग्रेजी बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे उस समय उर्दू बैठी हुई थी। तो उस समय राजभाषा जरूर बनी थी, लेकिन दिल्ली वगैरह से दूसरी जगह से पत्राचार तो उर्दू में ही होता था, और उर्दू में भी अरबी के बहुत सारे शब्द लिए जाते थे, आज भी लिए जाते हैं। हाँ, रानी लक्ष्मी बुंदेली में पत्राचार करती, जबकि मराठी में भी किया उन्होंने, हम है उनका पत्राचार है बुंदेली का। और बहुत से लोगों ने, क्योंकि वो उनकी भाषा थी तो वो करती थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा। राष्ट्र तो उस समय था ही नहीं, राष्ट्र तो 1947 के बाद बनना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, मतलब गोवा भी नहीं था हमारे पास, कश्मीर भी नहीं थी, बाद में मिली, तब जाके पूरा भारत राष्ट्र बना। आज भी 2 जगह ऐसी हैं मध्य प्रदेश में, एक ओरछा है जहाँ राम राजा का वर्चस्व है,
वो स्वतंत्र घोषित किया गया है। हाँ, तो मैं चलता हूँ बुंदेली की तरफ। बुंदेली हमारी संपूर्ण भाषा है, संपूर्ण भाषा है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। नोजल साउंड है, अर्थ चंद्रकार बिंदु लगती है ऊपर, जिसको मस्ते या कुछ भी बोलते हैं, जो अलग अलग बोलते हैं, तो वो भी लगती है। अगर थोड़ा सा समझ लिया जाए, पूछ लिया जाए जानकारों द्वारा, तो जो लिखते हैं जगह जगह हमाओ सागर, ये हमाओ क्या होता है? हमाओ तो हमारे बुंदेलखंड की किसी भी भाषा में नहीं है, लेकिन लिखा है हमाओ सागर, लेकिन समर्थ को नहीं दो सौ साई। ठीक है भाई, हम भी कहेंगे हमाओ सागर नहीं कहें, हमाओ सागर होता है ये सब। और जो शब्दों की बात हो रही, पुरानी संस्कृति बचाने की बात हो रही है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रचलन में आ ही नहीं सकते, जो आज से 25, 30, 40 साल पहले थे, उनको वापस लाया ही नहीं जाता। खेती किसानी का जितना भी काम, एक उदाहरण दिया हूँ केवल, होता था बैल, अब तो बैल है नहीं, तो मनोज कुमार नहीं कह सकते कि बैलों के गले में जब घुंघरू जी बनकर आप सुनाते हैं, अब नहीं कह सकते, जो उस समय कह सकते थे। उस समय बैल थे, उनके गले में घुंघरू बांधी जाती, दाएं होती थी, ओढ़ावनी होती थी, उसेड़ा रह जाती, बहौरी लग जाती, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। अब उसके बदले में अपने आप ट्रैक्टर आ गया, थ्रेशर आ गया। तो जब हम उन नाम को ही नहीं लेंगे, और क्यों लेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे बच्चे जिन्होंने वो सब देखा ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि ओदेई लगी है। या जब ओढ़ावनी होती थी, तिबाई के ऊपर चढ़ गए तो अनाज नहीं गिरता था, भूसा जाके उस टटिया में छिड़ जाता था, टटिया में। लेकिन भूसा जब पूरा छिड़ जाता था, उसके बाद में बारीक बारीक भूसा टटिया के उस तरफ चला जाता था, जैसे तिवारी जी कह रहे हैं लरियासी बोलते थे, लरियासी भर के ले आते थे। उसके जो चूल्हे बनते थे, या बुरसी बनती थी, या सिगड़ी बनती थी, उसी भूसा को मिट्टी में मिला के। लेकिन अब चूल्हे, सिगड़ी और लरियासी की जरूरत नहीं रही कहीं भी गाँव में। केवल हमें दिखाने के लिए, या बुंदेलखंड की या हमारे भारतवर्ष की बेइज्जती करने के लिए हम इतना कर सकते हैं। बेइज्जती करने के लिए मैंने बोला है कि जब हमारे कोई मेला वेला लगते हैं, बड़े बड़े पीटीसी ग्राउंड में कहीं भी, तो 2-4 झोपड़ियाँ बना देते हैं, झोपड़ी बना के उसके ऊपर घास फूस कि हमारा बुंदेलखंड ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है। इतने बेकार तरीके से, बर्बाद तरीके से बनाते हैं। उसमें 2 गाय बांध देंगे, और रास्ते में कहीं भी रोड पर गांकरें बन रही हैं, भट्टा बुन रहे हैं, बड़ा बन रहे हैं, जबकि बड़ा गली गली मिल रहे हैं आजकल। तो ये सब नहीं। हमारा जो बुंदेलखंड समृद्ध हो रहा है तो हो रहा है, वो शब्द नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो शब्द हैं वो हैं, उनके लिए हम बचाएंगे भी और प्रचलन में रखेंगे। क्योंकि जब हम, जैसे हम यहाँ से चले जाएं अभी, उसके लिए अलग अलग शब्द हैं। अगर गुस्सा में चले जाएं तो गोट दो, बता के चले जाएं तो तन दो, दौड़ के चले जाएं तो कोई ठोक रही, औरते दौड़े तो चौकड़ा हो गए, दौड़ के जाए तो गलबद्दे रही। मतलब जाना क्रिया एक है, लेकिन हर क्रिया के पीछे मनसा क्या है जाने वाले की, उसके लिए अलग शब्द है बुंदेली में। मैंने एक उदाहरण दिया, बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय न लेते हुए हमें तो गाना सुनना है। तो हम गाना सुनेंगे दादा शिवरतन जी से। और जहाँ तक बुंदेली की बात है, तो बहुत पहले से दिलीप कुमार जी गाते आ रहे हैं, जरा मन की केवरियाँ घोष संज्ञा थोड़ी द्वारी खड़े, तो बुंदेली का लोकगीत है, ओरिजिनल लोकगीत है, उन्होंने अपने हिसाब से गा दिया उस जमाने में। लेकिन उसके बाद पता नहीं कि एकदम से ढीले पड़ गए हम लोग या हमारे दूसरे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, जिन्होंने कम किया। जब कुछ आता है नया शब्द, तो हम उसके लिए अपना बना लेते हैं, अपनी बुंदेली में लेते हैं। यूकेलिप्टस अभी आया, यूकेलिप्टस का पेड़ आया, हमारे पूरे बुंदेलखंड ने उसे सर्रा पेड़ अपना लिया, सर्रा पेड़ अपने आप सब लोग कह रहे हैं सर्रा पेड़। तो ठीक है, वो भी सही है, हम अपनाते हैं।
लेकिन हाँ ये सही है कि अब हम उनको वापस नहीं ला सकते शब्दों को जिनका उपयोग ही नहीं होता, जिस चीज़ का उपयोग ही नहीं होता, जो है ही नहीं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान में हमारे बच्चे देखेंगे नहीं, हम उसे कैसे समझाएं उनको और क्यों समझाएं? उनके काम की चीज़ें नहीं है वो, क्योंकि वो तो मालूम है उनके लिए गई, जरूर थोड़े हम तार करें या चिट्ठी लिखें, उनको मालूम है व्हाट्सएप कर दो, खत्म बात। तो वो व्हाट्सएप भी करेंगे, वो चिट्ठी नहीं लिखेंगे। अब तो हमें वो भी अपनाना है जो नया आ रहा है। जो पुराना है बहुत अच्छा था, स्वर्णकाल था उस समय का, लेकिन आज जो नया आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है, उस समय से ज़्यादा समृद्ध हुआ है, तो हमें उसको भी अपनाना है। मैं शायद ज़्यादा समय ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सभी जब मुझे सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। बुंदेली के भाषाई धरातल पर एकता की एक बहुत अच्छी दिशा, एक बहुत अच्छा सुझाव आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र दुबे जी ने हम सबके समक्ष रखा। और इसके बाद जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आज का ये कार्यक्रम 2 सत्रों में है, तो इस तरह से हमारा वक्तव्य सत्र यही संपन्न होता है। हम अब गायकी के गायन के सत्र की तरफ चलेंगे और उससे पूर्व हमारा निवेदन है कि संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी कृपया हमारे सम्मानीय दादा शिवरतन यादव जी को और आज के जो हमारे गायक कलाकार हैं कपिल चौरसिया जी, इन सभी को मंच पर आए करते हैं। गंगाराम जी, तबला पर हैं राकेश कटारिया जी, ढोलक पर रमेश चौरसिया जी और मजीरा पर गणेश चौरसिया जी। सभी वादक कलाकारों का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव से निवेदन कि वो वादक कलाकारों का भी सम्मान करें। पैड पर विकास विश्वकर्मा जी हैं। पैड पर विकास विश्वकर्मा, मजीरा पर गणेश चौरसिया, ढोलक पर रमेश चौरसिया, तबला पर राकेश कटारिया और बेंजो पर गंगाराम जी। अभी बहुत सी लोक विधा, तो सर्वप्रथम एक देवी गीत श्री शिवरतन यादव जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सब आनंद देते हैं।
आज इस सभागार में सारे लोग हमारे परिचित हैं। सामने बैठे हुए दादा लक्ष्मीनारायण जी चौरसिया, आयोजक संस्था के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी ठाकुर, बड़े भाई श्री गजाधर जी सागर, बहुत बड़े शायर हैं और इनकी पहचान तो पूरे देश में है, लेकिन फिर भी नाम लेना तो ज़रूरी है। सुश्री शरद सिंह अखबारों में, उपन्यासों में, यहाँ तक कि कविताओं में कोई पक्ष उनका अछूता नहीं है। सब में उनकी बहुत अच्छी दखलंदाजी है और उनका नाम है। श्री श्रोठिया जी तो अद्भुत चमत्कारी काम करने वाले आदमी हैं। कितनी 19 किताबों का शायद है, 27, वाह, हाँ वाह। और ये मूल निवासी बलेह के हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। और बलेह से बुंदेली के जो भाव है वो उनको वहाँ से हासिल हुए, मिले और उनको अपनाया गया। प्रेम प्रकाश जी दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र के बहुत ही कुशल संचालक रहे हैं और सागर के लोगों को तो बहुत ज़्यादा मौका भी दिया उन्होंने। नागपुर और अन्य दूसरे स्थानों में हम लोग को भी वहाँ से बुलाया गया था 2 अक्टूबर को। 1988 में मेरी यात्रा अंडमान निकोबार में हुई और जब कोई कंसर्ट होती थी, समागम होता था, अलग अलग जगह के आर्टिस्ट वहाँ आते थे और वो अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देते थे अलग अलग। ऐसे अनेकों कंसर्ट जालंधर है, बिहार है, दिल्ली है। खैर ये बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, ये ज़्यादा ठीक है। नवरात्रि 2 दिन बाद है और उनका आह्वान प्रकृति से लेके जन जन तक दर्शनों के लिए लालायित होता है। या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृति देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेष जाड्यापा। अरे मोरो मन
मुरो